हमारे समाज में जहां सभी लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा एनजीओ है सेव इंडियन फैमिली जो इसके विपरीत पुरुषों के अधिकारों की बात करता है। आइए हम वितेश अग्रवाल जी से बात करते हैं जो सेव इंडियन फैमिली से जुड़े हुए हैं। वेलकम वितेश जी। थैंक यू बरखा, अपने चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। भारत जैसे देश में मेंस एनजीओ की क्या आवश्यकता है? बरखा जी, हमारे देश में आज लगभग 50 ऐसे कानून हैं जैसे कि रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड कस्टडी, डाउरी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जिनके कारण एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और मैं तो ये कहूँगा ना सिर्फ आम आदमी का, बल्कि कोई यदि पुलिस में है, जज है, मीडिया का व्यक्ति है आपकी तरह, ऐसे लोगों के ऊपर भी इस तरह के झूठे केसेस को किया जा रहा है अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस, पर्सनल वेंजेंस सेटल करने के लिए, जिसके कारण एक आम आदमी की लाइफ डेंजर में है। तो हमारे एनजीओ ऐसे लोगों की मदद करता है जिनके ऊपर इस तरह के फॉल्स केसेस कर दिए जाते हैं। तो वितेश जी, आपने अभी ये बोला कि कोई भी पुरुष सेफ नहीं है, तो क्या आपका मतलब है सारी महिलाएं गलत हैं? नहीं बरखा, आपने मेरे स्टेटमेंट को बिल्कुल ही गलत इंटरप्रेट किया है। मेरा मतलब ये था कि यदि किसी पुरुष की वाइफ अच्छी भी है और वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह कर रही है, तो भी वो पुरुष सेफ नहीं है, क्योंकि उसको ऑफिस में, रास्ते में, मेट्रो में किसी भी तरह के झूठे केस में कभी भी फंसाया जा सकता है। जैसे कि आपने भी रिसेंटली पढ़ा होगा, एक मुंबई के किसी एक्टर को जस्ट एक पार्किंग डिस्प्यूट के कारण एक हैरेसमेंट के केस में फंसा दिया गया। सिमिलरली हमारे पास एक रिसेंटली केस आया था जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण दोनों पार्टीज की वाइफ्स ने एक दूसरे के ऊपर रेप का केस डाल दिया था। तो मेरा मतलब ये था कि जो व्यक्ति घर में सेफ है वो शायद घर से बाहर सेफ नहीं है, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि कोई भी पुरुष सेफ नहीं है। आपके एनजीओ के प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारे एनजीओ के बरखा 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो हम चाहते हैं कि इस देश के सारे कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। जेंडर न्यूट्रल क्या है, मैं उस पर अभी आता हूँ। दूसरा उद्देश्य हमारा यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि इन कानूनों का दुरुपयोग करे, उसके लिए एक स्ट्रांग मिसयूज का क्लॉज होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान होना चाहिए जो इन कानूनों का दुरुपयोग करता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा उद्देश्य है कि जब तक इन कानूनों में चेंज नहीं आ जाता, हम ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनके ऊपर झूठे केसेस कर दिए जाते हैं। तो आप विक्टिम्स की मदद किस प्रकार करते हैं? तो बरखा देखो, जब विक्टिम हमारे पास आता है तो वो बहुत ही डिवास्टेटेड और डिप्रेसिंग कंडीशन में आता है हमारे पास। अमूमन ये देखा गया है कि जैसे ही इस तरह के क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाते हैं तो व्यक्ति के साथ उसके फैमिली के लोग, उसके खास दोस्त, रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं वो उनको एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कराते हैं, एक ऐसा शोल्डर हम प्रोवाइड करवाते हैं जो उनकी मदद करेगा, जो उनको एटलीस्ट ये विश्वास हो जाएगा कि उनकी मदद करने के लिए कोई है, उनकी बात सुनने के लिए कोई है। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। इसके अलावा हम लोगों को काउंसलिंग करके और उनको टाइम टू टाइम इस केसेस के दौरान हम ये बताते रहते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है अपने केसेस में। तो इस तरह से हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका एनजीओ महिला विरोधी है? नहीं बरखा, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास हजारों की तादाद में माताएं और बहनें आती हैं। आप जैसा कि जानती होंगी, जब इस तरह के क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाते हैं तो घर के सारे फैमिली मेंबर्स को इम्प्लीकेट कर दिया जाता है, जिसमें घर की लेडीज़ भी होती हैं। और हम इस तरह की महिलाएं जो माताएं और बहनें होती हैं, हम उनकी भी उतनी ही ईमानदारी से मदद करते हैं जितनी की ईमानदारी से हम पुरुषों की मदद करते हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा बरखा कि तिहाड़ जेल में तो नंद और सास के लिए एक सेपरेट बैरक बनाया गया है, जहाँ पे हजारों की तादाद में लेडीज़ को, महिलाओं को सालों से बंद किया हुआ है इन झूठे केसेस के कारण। माताएं और बहनें तो महिला आयोग जा सकती हैं, तो फिर वो आपके पास मदद के लिए क्यों आती हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा बरखा। तो मैं आपको बता दूं, महिला आयोग अपने पद से भटक गया है, जिसका महिला आयोग को बनाया गया था देश की सारी महिलाओं की मदद करने के लिए, पर महिला आयोग सिर्फ वाइफ्स की मदद करना चाहता है। और ये बात कि हम लोग मदर्स और सिस्टर्स की कंप्लेंट नहीं ले सकते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ वाइफ्स की कंप्लेंट्स लेने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो ये कहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का नाम बदल के नेशनल कमीशन फॉर वाइफ्स कर देना चाहिए। और यही रीज़न है कि जब वो माताओं और बहनों की कंप्लेंट नहीं लेती हैं तो परेशान होकर उनको हमारे पास आना पड़ता है मदद के लिए, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। वितेश जी, एक बात बताइए, कोई महिला एक झूठा केस क्यों करेगी? बरखा जी देखिए, इसके 3-4 रीजंस होते हैं। हमने बहुत सारे केसेस देखने के बाद, बहुत सारा डेटा को एनालाइज करने के बाद हमने ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज में 3-4 प्रकार की महिलाएं हैं जो झूठा केस करती हैं। सबसे पहली कैटेगरी में वो महिलाएं आती हैं जिनका शादी से पहले कोई अफेयर था या शादी के बाद कोई अफेयर हो गया है और अब वो अपनी करंट मैरिज में सेटिस्फाइड नहीं है और उससे वो बाहर निकलना चाहती हैं, इसीलिए वो अपने हस्बैंड के ऊपर या उसके अपने इन लॉज के ऊपर झूठा केस कर देती हैं।
तो सेकंड कैटेगरी में वो महिलाएं आती हैं जो शादी तो कर लेती हैं पर शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाना चाहती है। अगर जो हस्बैंड अपने माँ बाप के साथ रहता है, छोटे भाई बहनों के साथ रहता है, तो इस तरह की महिलाएं इस तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है और वो मैरिज से बाहर निकलना चाहती है, और झूठे केसेस करके मैरिज से बाहर निकलना एक आसान रास्ता है आज के ज़माने में। और तीसरी कैटेगरी ऐसी महिलाओं की होती है जिन्होंने शादी को धंधा बना लिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। ये महिलाएं शादी करती हैं जनरली एक अमीर घराने के लड़कों से, और शादी के कुछ ही महीनों के अंदर किसी न किसी बात के ऊपर झूठा केस करती हैं, एलिमनी के नाम पे एक बहुत मोटा पैसा ऐंठती हैं और 6 महीने के अंदर दूसरी शादी कर लेती हैं। आज के समाज में इस तरह की महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बरखा, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दहेज के लगभग 98% केसेस झूठे पाए जाते हैं। सिमिलरली रेप के लगभग 76% केसेस झूठे पाए जाते हैं। वितेश जी, जब इन केसेस में कोई सजा ही नहीं होती तो कानून में बदलाव की क्या ज़रूरत है? बरखा, ये बात सही है कि इन केसेस में किसी को सज़ा नहीं होती है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में एक अपने आप को बेगुनाह साबित करने में एक व्यक्ति को लगभग 3 से 7 साल लग जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस, वकील और जजेस द्वारा पुरुष और उसके परिवार का हर स्टेप पर शोषण किया जाता है। और इस पूरे शोषण से बचने के लिए 90% केसेस में पुरुष और उसके परिवार को मजबूरन पैसा देकर केस सेटल करना पड़ता है, जिसको कि हम लीगल एक्सटॉर्शन का नाम देते हैं। और इसी कारण आज ये लीगल एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री 5000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। जब बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों की शिकार सिर्फ महिलाएं होती हैं, तो इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने की क्या आवश्यकता है? ओके, बरखा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मिथ है, एक मिथ्या है जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने समाज में फैलाई हुई है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है। हमारे डेटा के अनुसार, हमारी रिसर्च के अनुसार लगभग 70% पुरुषों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है घर पर, पुरुषों के साथ भी रेप होता है। पर कानूनों की सिचुएशन इस तरह से है कि पुरुष को अधिकार ही नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस या रेप का केस रिपोर्ट करने का। तो ये जो भी कानून बने हैं ये सिर्फ महिलाओं के डेटा के बेसिस पे बने हुए हैं। तो होता क्या है कि महिला डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करती है, महिला रेप रिपोर्ट करती है, और सरकारी मंत्री और महिला आयोग जैसी ऑर्गेनाइजेशंस सरकार के ऊपर प्रेशर बनवा के कानून बनवा देती हैं कि देखो इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। पुरुष का तो डेटा लिया ही नहीं कहीं जाता है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा डेटा भी रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, पुरुष को भी अधिकार दीजिए ताकि वो भी रेप का, डोमेस्टिक वायलेंस का और दूसरे तमाम केसेस दर्ज करवा सके। और जब ये डेटा आ जाएगा दोनों पार्टीज़ का, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी, पुरुष का भी, महिलाओं का भी, उसके बाद सही लॉ फॉर्मेशन हो सकेगा। हम ये भी बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे पुरुष जिनके ऊपर केस नहीं भी चल रहा है वो आज की डेट में डर के साए में रह रहे हैं। बहुत सारे पुरुष सिर्फ बच्चों की वजह से मैरिज में हैं। वितेश जी, जब कानूनों का दुरुपयोग करने वालों को सजा का प्रावधान ऑलरेडी है, तो इन कानूनों में बदलाव की जरूरत क्यों है? बरखा, आप जिन कानूनों की बात कर रही हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे IPC 182 या 340, इन कानूनों के तहत शिकायतकर्ता महिला के ऊपर कार्रवाई करने की जो अथॉरिटी है, या तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है, जांच अधिकारी के पास है, या फिर जज के पास है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इन धाराओं में ये लोग केस महिला के ऊपर चलाएं ही चलाएं। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण कानूनों का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। और यदि जज या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी महिला के ऊपर केस चलाता भी है तो पीड़ित पुरुष को फिर से इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसके अगले 3 से 5 साल निकल जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस तरह के केसेस को चलाना अवॉइड करते हैं। CAW सेल, मीडिएशन सेंटर और वकीलों का इन सब मामलों में क्या भूमिका है? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि CAW सेल और मध्यस्थता केंद्र जो सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके सेटअप किए हैं पिछले कुछ सालों में, वो सब लोग आज की डेट में एक सेटलमेंट का अड्डा बन गए हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि किस तरह से पुरुषों और उनके परिवार को डरा धमकाना, झूठे केस में फंसाने की धमकी दे करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा महिलाओं को दिलवाना, उनका सिर्फ इतना ही एम रह गया है। और ऐसा ना करने पे वो पुरुषों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके परिवारों को परेशान करते हैं और मामले को FIR के लिए रेफर कर देते हैं। रही बात वकीलों की, तो मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अभी रिसेंट एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारे देश में वकीलों की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है और उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम उनकी बात से एग्री करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि लोग अपने केसेस में वकीलों से इतना परेशान हो जाते हैं जितना शायद वो अपनी वाइफ से भी परेशान नहीं थे एक स्टेज के दौरान। और रही बात वकीलों की, बरखा,
तो कुछ लोग इस पेशे में बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, पर बहुत सारे वकील हम जानते हैं, हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि बहुत सारे लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण होता क्या है कि केस सालों साल खींचते रहते हैं। और आप देश का डेटा भी देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ केस आज पेंडिंग पड़े हैं हमारे देश में, जिसके कारण एक युवा का बहुत सारा टाइम इस कोर्ट केसेस को संभालने में निकल जाता है, इसको मैनेज करने में निकल जाता है। जो युवा अपना टाइम और एनर्जी और पैसा इस देश की तरक्की के लिए लगा सकता था, वो सारा टाइम और पैसा आज देश के अपने कोर्ट केसेस को निपटाने के लिए लगा रहता है। वितेश जी, इन केसेस का समाज और उन परिवार के बच्चों पर क्या असर होता है? बरखा, इन केसेस का हमारे समाज पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोगों द्वारा सालों साल कमाई हुई इज्जत, पैसा सभी एक झटके में स्वाह हो जाता है। हमारे देश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यानी कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार, लगभग 65,000 मैरिड पुरुष हर साल सुसाइड कर रहे हैं, और जिसका प्राइमरी रीज़न ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ही है। और इन झूठे केसेस का असर महिलाओं के ऊपर भी है। हर साल 48,000 माताएं और बहनों को इन झूठे केसेस के कारण अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पे 2 महीने के बच्चे से लेकर 92 साल की महिला को इस केसेस में इम्प्लीकेट किया गया है और अरेस्ट करने की कोशिश की गई है। और रही बात बच्चों की, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे केसेस के कारण सबसे ज़्यादा कष्ट बच्चों को ही होता है, क्योंकि बच्चों को आमतौर पे महिलाओं के पास, यानी कि अपनी मदर्स के पास ही रखा जाता है, और उनका जो देख रेख, उनका जो पालन पोषण फादर के बिना किया जाता है। और जो बच्चे फादरलेस होम्स में या फादरलेस सोसाइटीज़ में बड़े होते हैं, ऐसा देखा गया है, रिसर्च के द्वारा ऐसा पाया गया है कि ऐसे बच्चों की बड़े होकर के ड्रग्स में जाने की पॉसिबिलिटीज़, टीनेज प्रेगनेंसीज, क्राइम्स करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़, US, UK आज ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, और अगर जो हमारे समाज में भी कुछ ना किया गया इमीडिएटली इस बारे में, तो ये प्रॉब्लम हमारे समाज में भी आने वाली है अगले 5-10 सालों में। अब अंत में आप अपने NGO सेव इंडियन फैमिली की तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत दुखद स्थिति है कि हमारे देश में आज एक आम आदमी का हमारे कानून व्यवस्था से, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर से विश्वास ऑलमोस्ट उठ गया है। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, सभी नेताओं से, जुडिशरी के सभी मेंबरान से, सभी लॉ मेकर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसा करें ताकि पुरुषों का इस कानून व्यवस्था के, इस जुडिशरी के ऊपर, कि ताकि विश्वास दोबारा से कायम हो सके। धन्यवाद।